हेलो, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? टुडे वी स्टार्टिंग द लेक्चर नंबर 38 फॉर यूपी पीजीटी इन कॉमर्स एंड टीजीटी इन कॉमर्स। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। प्लीज ज्वाइन एवरीवन, जल्दी सभी लोग ज्वाइन करिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। अब रेगुलर क्लास चलेगी इसी टाइम, तो अभी कुछ 15-20 लेक्चर और होंगे। उसके बाद पीजीटी का सिलेबस अकाउंटिंग के बचा हुआ है, एक दो टॉपिक इकोनॉमिक्स में बचे हुए हैं। पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे कि जुलाई में पूरा सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए ऑनलाइन। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिक्स, बात करेंगे बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग की। उसके बाद आज के इंट्रोडक्शन लेक्चर है कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसके बाद जो इसमें सब टॉपिक्स हैं वो सब आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है उससे पहले समझिए कॉस्ट क्या होता है। तो कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स एंड सर्विसेज। द रिसोर्सेज गिवन अप आर मनी एंड मनी इक्विवेलेंट एक्सप्रेस इन अ मॉनेटरी यूनिट्स। तो कॉस्टिंग क्या, लागत क्या होती है? तो लागत इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, किसी पर्टिकुलर चीज को प्रोडक्शन करने में, किसी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने में जो लागत आती है उसको बोलते हैं कॉस्ट। तो कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज given up in exchange for some goods and services. The resources given up are money and money equivalent expressed in monetary units. तो एक मौद्रिक यूनिट्स में एक पैसों के टर्म्स में कॉस्टिंग का मतलब क्या है? लागत क्या होती है? किसी पर्टिकुलर चीज को प्रोड्यूस करने में जो लागत आती है किसी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने में, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। भाई हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing the cost for determination of the cost of product or services, planning, controlling, reducing such cost and furnishing of information to management for decision making. भाई कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द कॉस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, सर्विसेज, प्लानिंग करना, कंट्रोल करना ताकि कम से कम कॉस्ट आए। क्योंकि कॉस्टिंग कम से कम नहीं आएगी तो आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के तहत हम लोग यही कोशिश करते हैं कि कम से कम कॉस्ट आए, रिड्यूसिंग द सच कॉस्ट एंड फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, ताकि हम लोग अप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाए। तो ऑटोमेटिकली तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है, हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, डेटा की क्लासिफिकेशन करेंगे, समराइज करेंगे और कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज प्लानिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, रिड्यूसिंग सच कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश करेंगे एंड फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, ताकि मैनेजमेंट के पास एक सफिशिएंट, एक पर्याप्त इंफॉर्मेशन रहे ताकि वो निर्णय, एक डिसीजन मेकिंग ठीक से ले सके। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर? कॉस्ट अकाउंटिंग इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, एज पर द भारतीय पर्सपेक्टिव में अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की हम लोग बात करेंगे, क्या होता है? increase awareness of cost consciousness by India industries with a view to ascertain cost more accurately for each product or job. To increase the awareness of cost consciousness by Indian industries with a view to ascertain the cost more accurately, ताकि हम एक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एक्यूरेटली, अच्छे से पता लगा सकें कि हर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कितनी है। क्योंकि हम लोग जो एमआरपी सेट करते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, क्योंकि अगर आपको कॉस्टिंग नहीं पता है कि हाउ मच कॉस्टिंग, आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कितनी है, तो आप एमआरपी सेट
नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर जितना ज्यादा अच्छा आप कॉस्टिंग करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग अगर बहुत अच्छे से उसका यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली अब ईच प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का बहुत अच्छे से आप कॉस्टिंग क्या करेंगे, असर्टेन कर लेंगे। Growing the competition among manufacturer led to the fixation of the price at a lower level so as to attract more customer। सीधी सी बात है, कंपटीशन बढ़ रहा है मैन्युफैक्चरर्स के बीच में, तो सीधी सी बात है प्राइसेस फिक्स करना है आपको प्रोडक्ट के, तो कम से कम कॉस्टिंग रखेंगे, कम से कम प्राइस रखेंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें। Economic policy of government which laid emphasis on planned economy with a view to achieve the target led to cost reduction process programs by Indian industries। Simple है, increase the government control over pricing led to the Indian manufacturers to give utmost importance to the installation of the cost accounting। तो कुल मिलाकर ये है कि गवर्नमेंट की बात करिए, आप इंडस्ट्रीज की बात करिए, एक इंडिविजुअल्स की बात करिए, तो आपको ओवरऑल किस तरीके से कॉस्टिंग करनी है जिससे कि मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट एक्यूरेटली कॉस्टिंग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप कम से कम कॉस्टिंग रखेंगे तो ऑटोमेटिकली कस्टमर और गेन करेंगे। अगर डिफिनेशन की बात करें, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग principles, methods and techniques to the science, art and practice of cost control and the ascertainment of the profitability। हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंसी एक एप्लीकेशन है ताकि हम लोग कॉस्टिंग ठीक से कर पाए, कॉस्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल ठीक से यूज कर पाए, मेथड्स एंड टेक्निक्स टू द साइंस एंड आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड असर्टेनमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, जिससे कि आपकी एक निश्चित रूप से एक आपको प्रॉफिटेबिलिटी होगी, असर्टेनमेंट हो गया निश्चित रूप से आपको एक प्रॉफिटेबिलिटी गेन होगी। अगर स्कोप की बात करें तो स्कोप क्या है कॉस्ट अकाउंटेंसी का? कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स, बजटिंग, कॉस्ट ऑडिट। अब कॉस्टिंग क्या होता है? द टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट। एक कॉस्टिंग होता है, एक तरीका, एक टेक्निक है, एक टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट को फिक्स करने की तरीके को, टेक्निक को हम लोग कॉस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्टिंग कहते हैं। अब भाई बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, cost accounting, that branch of accounting dealing with the classification, recording, allocation, summarization and reporting of current and prospective cost। तो cost accounting में बहुत सारी चीजें आती हैं। अकाउंटिंग डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन करना, आपको अलग अलग कॉस्टिंग कि मैन की कितनी कॉस्ट है, आपकी मटेरियल की कितनी कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, हमारी मार्जिनल कितनी कॉस्ट है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के तहत हम लोग एक द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना, उसका रिकॉर्डिंग करना, एलोकेशन करना, समराइजेशन करना एंड रिपोर्टिंग ऑफ करंट एंड प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट। भाई कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक, द गाइडेंस रेगुलेशन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ ऑपरेटिंग एंड अंडरटेकिंग। कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक है कि आप कम से कम कॉस्ट रखना है, किस तरीके से आप कॉस्टिंग करें जिससे ओवरऑल हमारी कॉस्टिंग सबसे कम रहे। बजटिंग, an overall blueprint of comprehensive plans of operations and action expressed in a financial term। बजटिंग तो पता ही है, बजट क्या होता है? बजटिंग तो an overall blueprint of comprehensive plan, an overall blueprint of comprehensive plan of operations and actions expressed in a financial term। एक वित्तीय टर्म्स में ओवरऑल एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स का। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक सामूहिक प्लान हम लोग बनाते हैं, जिससे पता बजट होता है ना, कि बजट बनाते हैं कि प्रोडक्ट ए के लिए कितना पैसा खत्म होगा, प्रोडक्ट बी के लिए कितना होगा, सी के लिए कितना होगा, डी के लिए कितना होगा, ई के लिए कितना होगा, एफ के लिए कितना होगा, जी के लिए कितना। तो इफ सपोज दैट यू हैव प्रोडक्ट ए टू जेड, लेकिन ए टू जेड तक की आपके पास प्रोडक्ट है, तो हम लोग बजटिंग के तहत हम लोग हर प्रोडक्ट के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएंगे, ऑपरेशंस एंड एक्शंस एक्सप्रेस इन अ फाइनेंशियल टर्म, वित्तीय टर्म्स में हम लोग एक प्लान बनाएंगे जिससे कि अच्छी तरह से बजटिंग कर सकें। भाई कॉस्ट ऑडिट की बात करेंगे, the verification of the correctness of the cost account and the adherence to the cost accounting plan। यहाँ पर हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं कि हमने जो कॉस्ट अकाउंटिंग किया है वो ठीक तरीके से किया है या नहीं किया है। अब है नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए ब्रांच ऑफ नॉलेज। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए ब्रांच ऑफ नॉलेज। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए साइंस, इट्स ए विज्ञान। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए आर्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए प्रोफेशन। नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, इट इज ए ब्रांच ऑफ नॉलेज। देयर आर न्यूमेरस नंबर ऑफ द थिंग्स व्हिच वी इंक्लूड इन अकाउंटिंग। तो हम लोग कई सारी चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रांच ऑफ नॉलेज। इसको साइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग सिस्टमेटिकली तरीके से यूज करते हैं, कोई भी एंट्री कहीं पर नहीं रख सकते हैं।
किस तरीके से कौन सी एंट्री रखना है, कौन सी कॉस्टिंग पहले करनी है, फिर कौन सी कॉस्टिंग करनी है, फिर कौन सी कॉस्टिंग करनी है। तो वी हैव अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, दैट इज द ओनली रीजन वी डू कॉल एज ए कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए साइंस। हर काम करने की कला होती है, दैट इज इसलिए वी डू कॉल कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए ना आर्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए प्रोफेशन। अब रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आपको हमने पहले बता दिया है। आज बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसके बाद हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अलग स्टार्ट करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग अलग पढ़ाएंगे, आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अलग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम बेसिक लेक्चर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार समझ में आ जाए कि कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक्स क्या होता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों के बीच में संबंध क्या है। The fundamental principles of double entry is applicable in both the system of the account. दोनों एंट्री में, दोनों अकाउंटिंग में, भले कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करिए, दोनों में हम लोग डबल एंट्री फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम बात करते हैं। The invoice and voucher constitute the common basis for recording transaction under both the system of the account. ठीक है, The result of business are revealed by both the system of the account. हम लोग दोनों सिस्टम को, दोनों अकाउंटिंग को यूज करके हम लोग फाइनल एक रिजल्ट निकालते हैं। The causes for losses and wastage of business are provided by the both these condition. दोनों में हम लोग पता लगा सकते हैं कि क्यों लॉसेस हुआ, वेस्टेज क्या हुआ, दोनों फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी और कॉस्ट अकाउंटिंग से भी। अब ये तो द पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप। अब पॉइंट ऑफ डिसिमिलरिटीज, दोनों में क्या समानताएं क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में। It is purpose to external reporting mainly to the owners, creditors and government. फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग मेनली किसके लिए करते हैं? इट इज पर्पस टू एक्सटर्नल रिपोर्टिंग मेनली टू द ओनर्स, क्रेडिटर्स एंड गवर्नमेंट एटसेट्रा। इट्स पर्पस टू इंटरनल रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस। किसी इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए होता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए होता है। फेल टू गाइड द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्राइसिंग पॉलिसीज, फेल टू गाइड द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्राइसिंग पॉलिसी। बट यहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग के तहत हम लोग प्राइसिंग फिक्स करते हैं, मूल्य फिक्स करते हैं। लागत पता होगी तभी तो, अगर आपको मार्केट की लागत नहीं पता, अब इसका एमआरपी कैसे सेट करेंगे? आपको पता है लागत 5 रुपए, इसमें अपने प्रॉफिट अपने ऐड किया 2 रुपए, 7 रुपए इसकी हमने एमआरपी रख दिया। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग के तहत प्रोवाइड द एडिक्वेट डेटा फॉर फॉर्मुलेटिंग द प्राइसिंग पॉलिसी, प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वंस ए ईयर, यहां पर साल में एक बार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। फर्निश कॉस्ट डेटा एट अ वेरी फ्रिक्वेंट इंटरवल, हम लोग बहुत एक समय, कुछ निश्चित समय के बाद लगातार हम लोग इंफॉर्मेशन हमको मिलती रहती है। नॉट सफिशिएंट टू इवेल्युएट द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, ये पर्याप्त नहीं है बिजनेस की एफिशिएंसी को चेक करना, तो फाइनेंशियल अकाउंट से हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं। इट हेल्प इन इवेल्युएटिंग द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, हम लोग बिजनेस की प्रभावशीलता कितनी है कॉस्ट अकाउंटिंग के तहत हम लोग पता लगा सकते हैं। अब आया कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? स्टार्ट फ्रॉम द 14th सेंचुरी, 1400 सेंचुरी में हमने स्टार्ट कर दिया था। ये स्टार्ट फ्रॉम द, तो ये थोड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट कह सकते हैं इसको, ये थोड़ा सा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। स्टार्ट फ्रॉम 20th सेंचुरी, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू असर्टेन एंड कंट्रोल द कॉस्ट, इसका मेन काम होता है कॉस्टिंग को निश्चित करना, ऑब्जेक्टिव करना। ऑब्जेक्टिव ये होता है कॉस्टिंग को कम से कम करें और कॉस्ट को असर्टेन करें। इसका मेन यूज होता है प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि एक मैनेजमेंट को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सके जिससे वो एक सही तरीके से निर्णय ले सके। इसका नैरो स्कोप होता है, इसका वाइड स्कोप होता है। नीड्स ऑफ बोथ इंटरनल एक्सटर्नल पार्टी, दोनों के लिए होता है। ये नीड्स ऑफ ओनली इंटरनल मैनेजमेंट, क्योंकि इंटरनली लोगों को, बाहर के लोगों को नहीं पता मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। इंटरनली उनको डिसीजन लेना है कि अभी उनको अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना है या बिजनेस को कोलैप्स करना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो कहीं ना कहीं ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है, वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के लिए होता है। डील ओनली विद द मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, डील विद द बोथ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। इसमें मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी दोनों होते हैं, यहाँ पर केवल मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, पैसों की बात करते हैं। यहाँ पर पैसा और डिसीजन, दो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, गुणात्मक और चयनात्मक दोनों चीजों की इसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं। कोई डाउट यहां तक बताइए?
एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट? अब तो बेसिक है, कल से थोड़ा कॉन्सेप्चुअल स्टार्ट होगा, तब डाउट होना चाहिए। वेरी गुड इवनिंग जया। आगे बात करें पर्पजेज और ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉस्ट अकाउंट्स। क्या? असर्टेनमेंट ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट को निश्चित करना, कॉस्टिंग कंट्रोल, कम से कम मिनिमम कॉस्ट करना, कॉस्ट कम से कम कॉस्ट रहे, डिटर्मिनेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस की अगर अपना ओवरऑल इस मार्कर का इनपुट कॉस्ट नहीं पता है तो आप इसका सेलिंग प्राइस फिक्स नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग का एक पर्पज होता है या ऑब्जेक्टिव होता है डिटर्मिनेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस। Frequent preparation of account and other reports, and to provide a basis for operating policies. This is all about the basic objective or purposes of cost accountants. अब बात करेंगे, एक ट्रेडिशनल फंक्शन होता है, एक मॉडर्न फंक्शंस होते हैं, ठीक है? तो फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, ट्रेडिशनल फंक्शंस और मॉडर्न फंक्शंस। अगर बात करेंगे एसेंशियल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्यूरेसी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। इलास्टिसिटी क्या होता है इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? लोच। इकोनॉमी, कम। कंपेरेटिबिलिटी, तुलनात्मक। प्रमोटनेस, तुरंत। पीरियडिकल प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट, आपको लगातार कंटिन्यू नियमित रूप से आपको अपने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। रिकॉन्सिलेशन विद द फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स, आपको अपना रिकॉन्सिलेशन करना है विद द फाइनेंशियल अकाउंट, वित्तीय खाते हैं उनके साथ आपको रिकॉन्सिलेशन करना है। देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा रहा, इक्विटी। तो दिस इज द ऑल अबाउट एसेंशियल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। एक्यूरेसी की बात करेंगे, सिंप्लिसिटी की बात करेंगे, इलास्टिसिटी की बात करेंगे, इकोनॉमिक की बात करेंगे, कंपेरेटिबिलिटी की बात करेंगे, प्रमोटनेस की बात करेंगे, क्रिटिकल प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स की बात करेंगे, रिकंसिलेशन करेंगे हम लोग, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और इक्विटी होनी चाहिए। अब आया एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बेनिफिट टू द मैनेजमेंट, हमने आपको बता दिया, डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत बड़ा यूजफुल होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए, निर्णय लेने के लिए। बेनिफिट टू द एम्प्लॉइज, बेनिफिट टू द क्रेडिटर्स, बेनिफिट टू द गवर्नमेंट, बेनिफिट टू द कंज्यूमर। ये कॉस्टिंग सबसे कम होती है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के तहत हम लोग यही करते हैं कि कॉस्ट को हम लोग, ओवरऑल कॉस्ट को हम लोग रिड्यूस कर सकें। तो बेनिफिट कंज्यूमर को हो गया, गवर्नमेंट हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, एम्प्लॉइज हो गया। दैट इज ऑल अबाउट एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर लिमिटेशन की बात करेंगे, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स। एक बहुत कठिन सिस्टम के तहत हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग को उसकी एक्युमुलेशन करते हैं। इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेम कॉस्टिंग मेथड एंड टेक्निक, कुछ सेम कॉस्टिंग मेथड्स का हम सभी जगह पर यूज नहीं कर सकते। इन एप्लीकेबिलिटी सब जगह एप्लीकेबल नहीं होते। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल यूनिट, ये तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली वी डू यूज इन लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस छोटे स्केल यूनिट्स में, स्मॉल स्केल यूनिट्स में ये सुटेबल नहीं है। समटाइम्स लैक ऑफ द एक्यूरेसी, इट लैक्स सोशल अकाउंटिंग, सामाजिक लेखांकन नहीं करते, सोशल अकाउंटिंग की गणना इसमें केवल हम लोग मूल्य की बात करते हैं, लागत की बात करते हैं कि लागत कितनी आई प्रोडक्ट्स की, ओवरऑल लागत को कम से कम करना है, इसी के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। रोल ऑफ कॉस्ट इन अ कॉस्ट अकाउंटिंग, रोल ऑफ कॉस्ट इन अ कॉस्ट अकाउंटिंग, it helps in a choosing from among various alternative course of action, it help in a pricing decision, तो pricing decision लेना होता है तब help करता है। it help in a matter related to the replacement of capital equipment by new one, अब एक इक्विपमेंट को दूसरे से जब यूज नया रिप्लेसमेंट करना है उस समय में कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा यूज होता है। इट इज यूजफुल इन डिसाइडिंग द एक्विजिशन ऑफ द फिक्स एसेट, जब हमको एक नया फिक्स एसेट को एक्वायर करना होता है वहां पर ये यूजफुल होता है। इट हेल्प इन डिसाइडिंग वेदर एन एसेट टू बी बॉट और हायर्ड, कॉस्टिंग के तहत हम लोग ये भी पता लगाते हैं कि कोई एसेट हमको हायर करनी चाहिए या उसको खरीदें। जैसे कि एक बिल्डिंग है, आपको नया व्यापार स्टेब्लिश करना है, उसको बिल्डिंग को इसको हायर करें, रेंट पे लें या खुद एक्वायर कर लें, खुद खरीद लें। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के तहत कॉस्ट अकाउंटिंग इसमें भी हेल्प करती है, वेदर वी शुड बाय और हायर, किराए पे लें या खरीद लें। अब आया कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर, ये क्या होता है? कॉस्ट यूनिट इज ए क्वांटिटेटिव यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज रिलेशन टू विच
cost are ascertained. The cost unit is a quantitative unit of products or services in relation to which cost are ascertained. ठीक है, एक स्पेसिफिक और इंडिविजुअल यूनिट्स की हम लोग बात करते हैं कि कॉस्ट यूनिट इज ए क्वांटिटेटिव यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स. एक नंबर में बात करेंगे कितना आपके कितने एक पर्टिकुलर यूनिट पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितने यूनिट कॉस्ट आई है, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए. भाई कॉस्ट सेंटर की बात करते हैं. कॉस्ट सेंटर इज ए लोकेशन, पर्सन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कॉस्ट में बी असर्टेन्ड और रिलेटेड टू द कॉस्ट यूनिट्स. तो कॉस्ट सेंटर एक क्या होता है, इट कैन बी ए लोकेशन हो सकती है, पर्सन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कॉस्ट में बी असर्टेन्ड. असर्टेन्ड का मतलब होता है निश्चित करना, फिक्स करना, एंड रिलेटेड टू द कॉस्ट यूनिट. अब टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर, ये सब कुछ बताया जाएगा आपको एक एक करके. एक अपने आप में डिटेल टॉपिक है. पर्सनल एंड इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर नोट कर लीजिए. ऑपरेशन एंड प्रोसेस कॉस्ट सेंटर, प्रोडक्शन एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर. पर्सनल एंड इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर, ऑपरेशन एंड प्रोसेस कॉस्ट सेंटर, प्रोडक्शन एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर. 3 टाइप के कॉस्ट सेंटर होते हैं. ये देखिए सब अपने आप में टॉपिक है. कल से हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे. कॉस्ट टेक्निक, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. 100% 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे 100%. तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग और यूनिफॉर्म कॉस्टिंग. ये सब अपने आप में टॉपिक है. इन सबको एक डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा. ठीक है, एक एक करके हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके इनको हम लोग समझाने की आपको कोशिश करेंगे. आज आप केवल मेथड देख लीजिए कौन कौन सी टेक्निक्स है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग की बात करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करेंगे, डिफरेंशियल कॉस्टिंग की बात करेंगे और यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की हम लोग बात यहाँ पर करने वाले हैं. ठीक है, भाई कॉस्टिंग सिस्टम की बात करें, हिस्टोरिकल कॉस्ट सिस्टम, एस्टिमेटेड कॉस्ट सिस्टम एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम. ये सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा डिटेल में. ठीक है भाई, कॉस्टिंग मेथड की बात करेंगे तो वी हैव स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, कंपोजिट कॉस्टिंग. आप कुल मिलाकर ये समझ लीजिए जो आज हमने सब कुछ बताया है ये आपका कुल मिलाकर कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस है. ठीक है, उसके साथ साथ हमने आपको कुछ कुछ चीजें समझाने की कोशिश भी करी है. ठीक है, ये सब अपने आप में एक एक टॉपिक है. हर टॉपिक को आपको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा कि जॉब कॉस्टिंग क्या होती है, बैच कॉस्टिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग क्या होती है, आउटपुट कॉस्टिंग क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है. अभी ये देख लीजिए स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग में ये 4 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकते हैं, पेपर में आता भी है कि स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग कौन सी होती है और ऑपरेशन कॉस्टिंग कौन सी होती है. तो ऑपरेशनल कॉस्टिंग में आउटपुट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करेंगे, सर्विस कॉस्टिंग की बात करेंगे, कंपोजिट कॉस्टिंग की बात करेंगे. क्लियर? कॉस्ट क्लासिफिकेशन, नीड फॉर कॉस्ट असर्टेनमेंट ऑफ द प्रॉफिट प्रेडिकली, ताकि हम लोग निश्चित समय में प्रॉफिट पता चल सके कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट कितना हुआ है. तो प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग इसकी कॉस्ट को निश्चित करते हैं. इन बजटिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस हमको बजट बनाना पड़ता है. एक लॉन्ग टर्म एनुअल जब बजट बनाते हैं हम लोग एक कंपनी में, उस समय कॉस्ट क्लासिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है. कंट्रोलिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट क्लासिफिकेशन का यूज होता है. प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइस फिक्स करना, करंट एप्लीकेशन ऑफ प्लान एंड पॉलिसीज, नया प्लान बनाना है, पॉलिसीज बनाना है, तब भी कॉस्ट का हमारा बहुत बड़ा यूज होता है. ये था नीड फॉर कॉस्ट क्लासिफिकेशन. अब ऑन द बेसिस ऑफ द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट भी हैव, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट वी हैव मटेरियल कॉस्ट, वी हैव लेबर कॉस्ट, वी हैव डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वी हैव ओवरहेड कॉस्ट. ये नाम समझ में आएगा. मटेरियल कॉस्ट जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट जो लेबर कॉस्ट हो गई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली एक्सपेंसेस हो गए हमारे, ओवरहेड, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट एक बहुत बड़ी कॉस्टिंग होती है, इसमें हम लोग एडवर्टाइजिंग कॉस्ट की बात भी करते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जिसको हम लोग सप्लाई चेन कॉस्ट बोलते हैं. आपने प्रोडक्ट बना तो लिया बट मैन्युफैक्चरर से लेकर फिर होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, देन रिटेलर, देन कस्टमर, फाइनली कस्टमर तक की सामान पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनकर्ड होती है, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बोलते हैं. फाइनेंस कॉस्ट,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D कॉस्ट, आपको लगातार अपने प्रोडक्ट में नया नया इनोवेशन ऐड करना पड़ेगी, नई नई रिसर्च करनी पड़ेगी, उसमें भी बहुत ज्यादा कॉस्ट इंक्लूड होती है। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ऑन द बेसिस नॉर्मली नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइबिलिटी डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल कॉस्ट और रेवेन्यू कॉस्ट, on the basis of time we have historical cost, we have a predetermined cost, clear, on the basis of association with the product cost or period costs, on the basis of decision making स्लिंग कॉस्ट क्या होता है ये बताया जाएगा, आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंपुटेड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, रिलेवेंट एंड इररिलेवेंट कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट। अब बात करें कंपोनेंट्स पे टोटल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर हेड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नोट कर लीजिए प्राइम कॉस्ट क्या होता है, सब कुछ आपको एक एक करके बताया जाएगा, जो कुछ आज पता चल गया उसको नोट कर लीजिए, पीपीटी आपको भेज दी जाएगी। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो ओवरहेड को फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड कर देंगे वो हमारी ऑफिस कॉस्ट बन जाएगी। टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑफिस कॉस्ट प्लस सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड जो चार्जेस लगते हैं ऑफिस कॉस्ट में ऐड कर देंगे वो टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगी। आगे बात करते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट क्या होता है, कॉस्ट शीट क्या होता है बता रहे हैं भी आपको। Cost sheet is an analytical statement of expenses related to the production of an article which inform regarding total cost, per unit cost and quantity of production. तो cost sheet is an analytical statement of expenses जिसमें हम लोग एक हर expenses को बहुत डिटेल में लिखते हैं relating to the production of an article which inform total cost कितनी है, per unit cost कितनी आई, quantity of the production कितना है, वो सब कुछ हम लोग किस में इंक्लूड करते हैं, cost sheet के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। According to Belden, the cost sheet are prepared for the use of management and consequently they must include all the essential detail which will assist the managers in checking the efficiency of production. तो हमको प्रोडक्शन की एफिशिएंसी चेक करनी होती है, इसीलिए हमको हर चीज इसमें इंक्लूड करते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी आई, पर यूनिट कॉस्ट हमारी कितनी आई। अगर मान लीजिए टोटल कॉस्ट 100 रुपए आई, अपने प्रोडक्शन कितना किया हमने 10 यूनिट, कितनी प्रोड्यूस हुई 10, तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई 10 रुपए। तो कहीं ना कहीं इसीलिए हम लोग कॉस्ट शीट हम लोग बनाते हैं। थैंक यू, ये आज बेसिक था, सब कुछ हमने बता दिया। अब कल से आपको एक एक चीज आपको डिटेल में रात को 9 बजे आपको सब कुछ बताई जाएगी। आज वाले में कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज। पूरी जुलाई में आपका पूरा सिलेबस, भले 2-2 घंटे क्लास लेना पड़े, रिवीजन क्लास का आपको पूरा क्लासेस हो जाएंगे। और प्रीवियस ईयर के पेपर भी, क्वेश्चन पेपर भी आपको संडे संडे स्टार्ट कर देंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर 5 पेपर कम से कम प्रीवियस ईयर के आपको डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज आज के लेक्चर खत्म करते हैं, कल मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। कल से एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है।
चलो, once again, thank you so much for